Hi, my lovely people. Welcome back to my channel. I'm so happy to have you all here. And for the ones who are watching me for the first time, myself Khushi Vasan, and I am a political science educator and take classes on Unacademy. तो आप मुझे वहाँ पे भी देख सकते हैं for all the updates related to all the syllabus related to class 11th and class 12th pol science. So let's just start and let's just get started with the video, guys. फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं. First of all, the ones who haven't subscribed to the channel, please make sure that you guys are subscribing to the channel. Do like the video and do share the video if you really feel like it's worth sharing. तो आज आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे. व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, हम लोग इंटायरली किसके बारे में बात करेंगे. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडो यूएस रिलेशनशिप. येस, यू हर्ड मी राइट. सो आप सब लोगों को पता है कि दिस इज समथिंग विच इज़ इन योर सिलेबस फॉर CBSE क्लास 12 के सिलेबस में ये है. तो इसीलिए आई हैव ब्रिंग अप दिस टॉपिक विद यू पीपल, इंडो यूएस रिलेशनशिप. वी गोना टॉक अबाउट कि हमारे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे प्रेसिडेंट ऑफ USA. नाउ जो बाइडेन इज द प्रेसिडेंट ऑफ USA. सो एंड नरेंद्र मोदी ऑफ कोर्स आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. सो वी गोना टॉक अबाउट देयर इक्वेशन. लेकिन वो इक्वेशन के बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे. अभी हम लोग जो है वी गोना टॉक अबाउट इंडो US रिलेशनशिप फ्रॉम द स्टार्ट. मैं बहुत कोशिश करूंगी कि ये वीडियो थोड़ी छोटी रहे, बट अगर थोड़ी लंबी हो जाए तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप पूरा इस वीडियो को देखें. ओके, एंड अनदर very important thing, if you guys haven't joined the Telegram group, so link is there in the description box, guys. Do join the Telegram group. All the updates related to all the videos that are going to come up वो आपको वहीं पे आते हैं. और सारे नोट्स जैसे बर्लिन वॉल, अरब स्प्रिंग, ये सब के नोट्स जो हैं वो वहीं पे मिलेंगे. और अगर आप लोग मुझे बोलेंगे तो मैं इंडो US के नोट्स भी आपको वहीं पे ज़रूर भेज दूंगी. सो डू कॉमेंट ऑन एंड लेट मी नो. Let's move forward, guys, and let's talk about Indo-US during the Cold War. Okay, so basically हम लोग पहले Indo-US या India and USA के बारे में कोल्ड वॉर के दौरान बात करेंगे. So now when I'm talking about कोल्ड वॉर के दौरान, तो मैं आपको बता दूं कि वो टाइम फ्रेम कब से कब तक का है. It is from 1945 to 1991. इस टाइम फ्रेम के आसपास हम इंडो US के रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे. क्लास 12 स्टूडेंट्स, दिस इज इन योर सिलेबस, सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट स्किपिंग एनीथिंग. ओके, सो इंडो US रिलेशनशिप ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया, आप सब लोगों को पता है कि इंडिया ने ना ही USA का पावर ब्लॉक ज्वाइन करा, ना ही USSR का पावर ब्लॉक ज्वाइन करा. मैंने पिछली वीडियो कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म में आपको ये बताया था. ओके, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने मिडवे पाथ ज्वाइन किया. और इंडिया ने ना ही नेटो की फोर्सेस को ज्वाइन करा, ना ही आपके वॉर्सो पैक्ट की फोर्सेस को ज्वाइन करा. इंडिया ने क्या करा बच्चा बाटी, इंडिया ने अपना खुद का नाम बनाया, इंडिविजुअल नाम बनाया और उसको ज्वाइन करा. नॉन अलाइनमेंट की तरफ इंडिया बढ़ा. तो यहाँ पे 1954 में क्या होता है, 1954 में US क्या करता है, US मेड पाकिस्तान अ सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. मतलब कि जब 1947 में हमारा देश जो है जब वो आज़ाद हुआ, तो 1947 में हमारे पास भी 2 से 3 ऑप्शन थे कि भैया या तो हम US को ज्वाइन करें या USSR को ज्वाइन करें, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे, या हम एक इंडिपेंडेंट नेशन बने और नाम को जो है इंट्रोड्यूस करें. तो हमने नाम को इंट्रोड्यूस किया. बट पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान जो है वो USA के पास चला गया. तो अब इवेंचुअली अगर पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन देश था उस समय पे, अगर पाकिस्तान USA की तरफ चला गया, तो सिंपल सी बात है कि USA से हमारी भी दूरी कहीं ना कहीं बढ़ेगी. ओके, सो दैट इज व्हाट कि 1954 में पाकिस्तान जो है उसने सेंटो को ज्वाइन किया, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का अलाई बना. और उसके बाद 1961 में क्या होता है, 1961 में इंडिया बिकेम द फाउंडिंग मेंबर ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट. तो इसका सिंपल सा मतलब है कि 1947 में 2 देश आज़ाद होते हैं, एक आपका पाकिस्तान और एक आपका इंडिया. इंडिया ने क्या किया, इंडिया जो है वो भैया उसने कहा कि ना हम USA के पास जाएंगे ना USSR के पास जाएंगे. क्यों जाए हम USA USSR के पास, क्योंकि उनके पास जाने का सिंपल सा मतलब है कि हम उनके अंडर हो गए. अब भी हम ब्रिटिशर्स के रूल के अंदर से हट के आए और दोबारा से हम किसी के अलाय बन जाए. तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने नाम को ज्वाइन किया और पाकिस्तान ने क्या चूज किया, USA को चूज किया. ठीक है जी. सो 1961 में इंडिया ने जो है क्या किया, 1961 में इंडिया जो है वो नाम का क्या बन गया, फाउंडिंग मेंबर बन गया. मैंने आपको बता भी रखा है, बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस हुई थी. ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ नाम एंड इंडिया बिकेम द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट टू अवॉइड इन्वॉल्वमेंट इन द कोल्ड वॉर
पावर प्ले, मतलब कि उसको कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशन से दूर रहना था, क्योंकि अगर वो यूएसए को चूज करता तो वो यूएसएसआर का दुश्मन हो जाता, यूएसएसआर को चूज करता तो वो यूएसए का दुश्मन हो जाता। तो वो ऐसा कुछ नहीं चाहता था, वो चाहता था कि मेरे को दोनों तरफ से बेनिफिट मिले ना, मैं क्यों बिना मतलब किसी का भी दुश्मन बनूं। तो इट वांटेड कि ये दोनों तरफ का बेनिफिट लेना चाहता था। उसके बाद क्या होता है कि इंडिया कल्टिवेटेड स्ट्रैटेजिक एंड मिलिट्री रिलेशंस विद सोवियत यूनियन टू काउंटर द पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स रिलेशनशिप। अब यहाँ पे आपको ये बात समझने की जरूरत है कि इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने स्ट्रैटेजिक एंड मिलिट्री रिलेशनशिप बनाया यूएसए के साथ, यूएसएसआर के साथ, सोवियत यूनियन के साथ, ताकि वो पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स का जो रिलेशन है ना उसको काउंटर कर सके। क्योंकि आपका जो पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स है वो काफी ज्यादा 1971 के दौरान जब बांग्लादेश क्राइसिस चल रहे थे, जब बांग्लादेश को अलग करवाना था, उस टाइम पे यूएसए और पाकिस्तान मिलके इंडिया के अगेंस्ट हो गए थे। तो इंडिया को भी तो कोई चाहिए था ना भैया। अब यूएसए और पाकिस्तान के साथ अकेले इंडिया नहीं लड़ सकता ना, पाकिस्तान और इंडिया हो तो इंडिया लड़ ले, बट यूएसए और पाकिस्तान के साथ इंडिया अकेले कैसे लड़े। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने 1971 के अंदर आपके यूएसएसआर के साथ 20 इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी, ठीक है, जिसका सिंपल सा मतलब है कि पूरी बाहर देश के जो बाहर जितने भी लोग थे ना, जितना भी इंटरनेशनल लोग थे, जितने भी इंटरनेशनल लीडर्स थे, उनको यही दिखा कि इंडिया ने क्या किया भैया, इंडिया ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो बड़े बड़े नारे लगाता है कि हम लोग नॉन अलाइंड है, हम ना यूएसए की साइड है ना यूएसएसआर की साइड है, उसने यूएसएसआर का पावर ब्लॉक ज्वाइन कर लिया। ऐसा बहुत लीडर्स का कहना था, क्योंकि उनको दूर से यही दिख रहा था। लेकिन अगर आप इस बात को समझें तो 1971 के बाद इंडिया के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं थे ना। 1971 के दौरान इंडिया के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान एंड यूएसए एक साइड पे थे, तो इंडिया अकेला लड़ता तो इंडिया तो हार जाता। तो इंडिया को भी कोई चाहिए था उसको बैक करने के लिए, तो उसने यूएसएसआर के साथ 20 इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी 1971 में। और ये जो लड़ाई थी पाकिस्तान यूएसए वर्सेस इंडिया एंड सोवियत यूनियन, वो आपका इंडिया जीता, ठीक है। एंड बेसिकली उसके बाद क्या होता है, और सब लोगों को पता है यार कि हमारा रशिया के साथ या हमारा यूएसएसआर के साथ रिश्ता थोड़ा सा ज्यादा अच्छा था एज कंपेयर टू यूएसए। लेकिन इसका मतलब कभी भी ये नहीं था कि हम लोगों ने यूएसएसआर का पावर ब्लॉक ज्वाइन करा, हमेशा हम लोग न्यूट्रल थे। हमने कभी भी यूएसए के साथ भी बुरा रिलेशन जो है कभी नहीं रखा। इट वॉज ऑलवेज अ कोर्डियल रिलेशनशिप, बट नॉट लाइक दैट कि इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, लेकिन एक कोर्डियल फाइन रिलेशनशिप जरूर था, कोई दुश्मनी नहीं थी। डिसइंटीग्रेशन जब होता है आपका यूएसएसआर का 1991 में, ये गलत लिखा है, 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है तो यूनिपोलर वर्ल्ड आ जाता है भैया। जो कंट्री हम जिससे हम बहुत ज्यादा करीब थे उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, तो सिंपल सी बात है ना कि 1991 में यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाता है। ये 1991 से पहले बाइपोलर वर्ल्ड होता है जहां पे दो सुपर पावर्स होती हैं, यूएसए एंड यूएसएसआर। अब यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाता है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आती है ऑफ इंडिया गेव न्यू टर्न टू इंडो यूएस रिलेशन। अब इंडिया ने, आपको ये बात भी पता होगी कि इंडिया ने 1991 में एलपीजी इंट्रोड्यूस किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नहीं पता तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया, उसको भी चेकआउट कीजिएगा। ओके, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया। तो उस समय पे इंडिया की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हुई। तो 1991 में जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होता है तो इंडिया का टिल्ट जो है, इंडिया का अच्छा रिलेशन जो है वो बनना शुरू होने की कागाज पे चला जाता है यूएसए के साथ, समझे। सो दैट इज व्हाट हैपेंस। अब हम बात करते हैं पोस्ट कोल्ड वॉर एरा के बारे में। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में क्या होता है ना बच्चा पार्टी, पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में इंडो यूएस बायलैटरल रिलेशंस जो हैं वो डेवलप होते हैं इनटू ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप by signing the comprehensive global strategic partnership agreement during the visit of the President Donald Trump in February 2020। ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प जब फरवरी 2020 के अंदर, आपको याद होगा, किसी बड़े से स्टेडियम को गुजरात के इनॉग्रेट करने आए थे। तो उस स्टेडियम को जब इनॉग्रेट करने आए थे तो डोनाल्ड ट्रम्प ने हमारे देश के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किया था। द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई लेवल विजिट्स, और जब से सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ है तब से हमारे बैरक ओबामा भी बहुत बार इंडिया के अंदर विजिट कर चुके हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो यूएसए के अंदर जाते हैं, विजिट करते हैं। तो ये हाई लेवल जो विजिट्स हो रहे हैं, जो एक्सचेंजेस हो रहे हैं, वो रिसेंटली बहुत ज्यादा अप गए हैं। रिसेंटली दे हैव गॉन हाई, ओके, जिसकी वजह से इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप जो है आफ्टर 1991 काफी अच्छा हुआ है। अब बायलैटरल सिविल
न्यूक्लियर कोऑपरेशन अग्रीमेंट को भी साइन किया गया था अक्टूबर 2008 के अंदर, ठीक है। ये एक अग्रीमेंट है, ये सारे अग्रीमेंट्स के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, कोई और ऑप्शन नहीं है। यूएस ने क्या किया था, यूएस ने इंडिया की एंट्री करवाई थी एनएसजी के अंदर, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स के अंदर, ओके। तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द हेल्प दैट यूएसए गेव ऑन टू इंडिया। उसके बाद डिफेंस रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो डिफेंस रिलेशनशिप हैज बिकम अ मेजर पिलर इन इंडिया यूएस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। येस, यू हर्ड मी राइट। डिफेंस में ये दोनों कंट्रीज जो हैं आपस में एक पिलर की तरह काम करती हैं। एक हम कह सकते हैं कि डिफेंस में ये दोनों कंट्रीज का आपस में ट्रेड जो है वो काफ़ी टॉप नॉच है, काफ़ी अच्छा है। देर हैज़ बिन एन इंक्रीज इन द डिफेंस ट्रेड। डिफेंस ट्रेड काफ़ी अच्छा हुआ है। हम लोगों ने फाइटर प्लेन्स लिए हैं और बहुत सारे मतलब डिफेंस ट्रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं, ओके, एंड कोऑपरेशन हुआ है। मैरीटाइम सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, जो आपकी नेवी सिक्योरिटी है उसको भी काफ़ी ज़्यादा जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया है, और मतलब कि मिलिट्री डिफेंस रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छे गए हैं। Okay, moving forward, from a modest of $5.6 billion in 1991, आप ये बात सुन के हैरान हो जाएंगे कि 1991 के अंदर $5.6 बिलियन जो है वो उसका बायलैटरल ट्रेड हुआ करता था इंडिया और यूएस के अंदर ऑन एन एवरेज बेसिस, मतलब $5.6 बिलियन का एवरेज था 1991 के दौरान। और ये जो ट्रेड है ये सिग्निफिकेंटली राइज हुआ है, और अगर हम आज 2018 का डेटा देखें देन इट हैज़ बीन $105 बिलियन। येस, यू हर्ड मी राइट। इतना ज़्यादा ट्रेडिंग में इंडिया एंड यूएस हैव ग्रोन। और अगर यूएसए को फायदा हुआ है तो इंडिया को भी फायदा हुआ है, और अगर इंडिया को फायदा हुआ है तो यूएसए को भी फायदा हुआ है। USA is the 5th largest source of FDI in India in 2019 and 20. Foreign direct investment USA जो है वो 5th नंबर पे आता है इंडिया के 2019 and 20 में। सो आप समझ सकते हैं कि USA का कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है इंडिया के अंदर, और तभी तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं या बैरक ओबामा हैं या अभी के आए जो बाइडन हैं, हाउ मच दे आर इंटरेस्टेड इन इंडिया, क्योंकि इंडिया उनके लिए वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है टू ओपन, बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड एंड सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इवेंचुअली देयर, जहाँ से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। Many agreements have been signed for the cooperation in nuclear education, science, space and technology. तो मतलब बहुत सारे agreements साइन किए गए हैं। अगर मैं आपको ये स्पेसिफिक agreements बताऊंगी तो वो agreements आप याद नहीं रख पाएंगे। आप सिर्फ इतना ही याद रखें कि agreements साइन किए गए हैं of cooperation, energy, education, space, technology, science, and it is somewhat okay to you people. Alright, moving forward, 3.5 million plus strong Indian American communities and important ethnic group in USA. Yes, you heard me right. आप लोगों ने सुना भी होगा कि USA की जो सिलिकॉन वैली है वहाँ पे इंडिया के काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, ओके, जहाँ पे इंडिया के बहुत सारे लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, व्हाट नॉट, सीएज हैं, एवरीबडी। सो आउट देयर 3.5 मिलियन, अमेरिका के अंदर जितनी इंडियन की पॉपुलेशन है वो बताई जा रही है कि 3.5 मिलियन प्लस इंडियंस जो हैं, इंडियन अमेरिकन जो हैं वो आपके अमेरिका के अंदर रहते हैं। और इसका मतलब ये है कि अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन का 1% इंडियंस हैं, ओके। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज देयर। These community consist of large number of professionals, और ये जो community है ये 3.5 मिलियन प्लस की, इसमें large number of professionals हैं, ठीक है, चाहे वो आपके businessmen हो गए, entrepreneurs हो गए, educationalists हो गए, lawyers हो गए, बड़े बड़े engineers हो गए, ठीक है, and increasing influence in the country. So all of these things you need to understand कि ये जो है इसका काफ़ी massive cooperation and काफ़ी massive influence जो है वो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आई थिंक आप लोगों को ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा समझ में आ गया और पोस्ट कोल्ड वॉर भी समझ में आ गया। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट कि भैया सब कुछ इतना अच्छा तो नहीं चल सकता ना, देयर माइट बी समथिंग जो खराब हो, जो थोड़ा सा एक इरिटेंट की तरह काम करता हो बिटवीन इंडो यूएस। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। सो मूविंग फॉरवर्ड, आपका जो अमेरिका है ना वो प्रमोट करता है काटसा को। काटसा क्या है? काटसा की अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो काटसा की फुल फॉर्म है काउंटर अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। ओके, काटसा इज काउंटर अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। ये बेसिकली क्या है, लेट मी टेल इट टू यू पीपल, कि टू काउंटर रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। बेसिकली इसका मतलब ये है कि यूएसए ने एक पर्टिकुलर ऐसा सैंक्शन निकाला है, एक पर्टिकुलर ऐसा एक्ट निकाला है जो है काटसा, जिसके अंदर अगर रशिया, ईरान या नॉर्थ कोरिया के साथ कोई भी कंट्री ट्रेड करेगी तो सीधा सीधा यूएसए जो है उस पर सैंक्शन लगाएगी।
आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो इसका सिंपल सा मतलब है कि रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया पे डायरेक्ट टारगेट कि अगर कोई भी कंट्री, रशिया, ईरान, और हमारे रिलेशनशिप रशिया के साथ भी अच्छे हैं, ईरान के साथ भी समवॉट गुड है, नॉर्थ कोरिया की रिलेशनशिप किसी के साथ अच्छे नहीं है. सो दैट इज वॉट कि एट द गिवन मोस्ट पॉइंट इन टाइम हमें इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि दैट इज समथिंग विच इज अ मेजर इरिटेंट कि यार रशिया के साथ जो हमारा सबसे पुराना नेबर है, सबसे पुराना हमारा दोस्त है, उसके साथ हम रिलेशंस कैसे ना रखें. तो ये थोड़ी सी अनजस्टिफाइड हमें लगता है, ये थोड़ा सा एक्ट ये अनजस्टिफाइड है कि अगर तुम उनके साथ ट्रेड करते हो तो हम जो है तुम पे सैंक्शन लगा देंगे, वी आर गोइंग टू इनवाइट सैंक्शंस फ्रॉम यूएसए. तो ये थोड़ा सा एक मेजर इरिटेंट है. ट्रेड डेफिसिट की बात करी जाए तो यूएसए जो है वो इंडिया को किंग ऑफ टेरिफ्स बुलाता है, मतलब किंग ऑफ टैक्स बुलाता है, टेरिफ बुलाता है, विच बेसिकली मीन्स कि यूएसए का ऐसा कहना है कि इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा टैक्स चार्ज करता है. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ अ मेजर इरिटेंट बिटवीन यूएसए एंड इंडिया. और साथ ही साथ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस, अगर आप लोगों को याद हो तो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे H1B वीज़ाज एंड H4 वीज़ाज पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि बाहर के देशवासी जो हैं वो आके हमारे देश में, मतलब यूएसए के अंदर सारी जॉब्स ले जा रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश, मतलब यूएसए के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा इंक्रीज कर रही है. तो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जिसकी वजह से इंडियंस को, यहाँ पे अमेरिकन इंडियंस को काफ़ी दिक्कत हुई थी, इंडियन अमेरिकन को काफ़ी दिक्कत हुई थी, और जो यहाँ से जाने वाले लोग हैं उनको भी. और इसीलिए वीज़ा जो है वो थोड़ा मुश्किल से मिलने लगा था उस टाइम पे. अभी भी देयर आर टॉक्स गोइंग ऑन विद बाइडेन एंड ऑल द, जब कंफर्मेशन आएगा तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी कि क्या है एग्जैक्टली वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस. बट अभी जो है, अभी तक के लिए ये इंटायर सिचुएशन है और ये मेजर इरिटेंट है इंडो यूएस रिलेशंस का. गॉट इट. अब हम बात करते हैं करंट सिनेरियो के बारे में, हमारे नरेंद्र मोदी जी के बारे में और हमारे जो बाइडेन के बारे में. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द करंट सिनेरियो कि करंटली क्या है. देखो, आप सब लोगों को पता है कि जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी हैवंट मेट येट, या दे वुड हैव मेट, बट अभी तक उनकी कोई ऐसी लॉन्ग लास्टिंग मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि कोविड चल रहा था, तो कोई भी देश जो है वो आपस में इतना अच्छी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाया है. लेकिन 15 मार्च 2021, I guess, yes, if I'm not wrong, yes, 2021, 15th of March 2021, इंडियन एम्बेसडर हैं हमारे तरनजीत सिंह, उन्होंने एक रिपोर्ट जो है ज़रूर लॉन्च करी थी, और वो रिपोर्ट ये कहती है कि उसके अंदर ये हुआ था कि एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी नरेंद्र मोदी और बाइडेन के बीच में. तो उसके अंदर हमारे इंडियन एम्बेसडर हैं टू यूनाइटेड स्टेट्स, जिनका नाम है तरनजीत सिंह संधू, उन्होंने ये बात बोली थी, और ये रिपोर्ट ANI में आई थी कि दैट द रिलेशंस बिटवीन न्यू दिल्ली एंड वाशिंगटन, विच इज न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री एंड वाशिंगटन विच इज द कैपिटल ऑफ यूएसए, इज गोइंग मच डीपर. मतलब कि इसका सिंपल सा मतलब है कि एक पॉजिटिव साइन था कि जो बाइडेन जो है उनका काफ़ी झुकाव है इंडिया की तरफ. ओके, सो इट इज गोइंग मच डीपर एंड दिस वॉज वेरी मच रिफ्लेक्टेड इन द इक्वेशन बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट जो बाइडेन. सो बेसिकली अगर हम अभी की बात करें, 15 मार्च तक की बात करें 2021, सो रिलेशनशिप हमें काफ़ी ज़्यादा कोर्डियल देखने को मिल रहे हैं, जिसका सिंपल सा ये मतलब निकल के आता है कि फ्यूचर रिलेशंस जो है वो काफ़ी अच्छे होंगे. लाइक लेट्स सी, बिकॉज हमें भी अच्छे रिलेशनशिप यूएसए से बना के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इवेंचुअली इट इज़ अ सुपर पावर ऑफ द इंटायर world. So that is what we need to understand, and I hope you guys understood whatever was being talked about. And if you like the video, do like the video, share the video with your friends and subscribe to the channel, and do let me know guys how did you like the video, आपको कैसा लगा वीडियो. ओके, एंड do let me know आपको और कौन सी कंट्री के साथ रिलेशनशिप जानना है, अपनी कंट्री का, ठीक है. I'll be more than happy to making such videos for you people. And it was great having all of you people. I'm going to see you super soon. Do not forget to subscribe to the channel, like the video, share the video with your friends, press the bell icon so that you can get the notifications timely. And another very important update is that do join the Telegram channel. Telegram channel को join करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जितने भी notes हैं वो आपको वहीं पे मिलते रहें. And thank you so much. Here I'm signing off, and I hope you like the video. Bye bye guys. Thank you, and lots of love for supporting, and always grateful. Thank you.